Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss last topic of November month Vision IAS magazine, and that is related to economy. और टॉपिक इज मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। आप लोगों को ये अच्छे से मालूम होगा कि MMLP क्या होता है। लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो आपको मालूम होगी। ठीक है, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं इकोनॉमी के चैप्टर्स में, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो फील्ड है उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मेनली जो चीज़ होती है वो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जिसे कम करना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन रोल होता है। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म आती है MMLP, जिसे बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये आज हम इस न्यूज़ में डिस्कस करेंगे क्या क्या इसकी यूटिलिटी है, इसकी कोई डेफिनेशन है तो डेफिनेशन भी इसकी डिस्कस करेंगे, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह क्या है या कौन कौन से MMLP डेवलप किए जा रहे हैं वो चीज़ हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज संडे है। आप लोगों ने, मैंने जैसे पहले बताया था, आप लोगों ने आज ऐसे प्रैक्टिस कर लिया होगा, एक ऐसे राइटिंग की होगी। ठीक है, तो ये आप देख लें कि कौन सा ऐसे आपने प्रिपेयर किया, नहीं किया तो आज कर लें और ये टॉपिक भी डिस्कस कर लें। आगे यदि टॉपिक की बात करें, टॉपिक में हमें एक चीज़ जो देखनी है वो ये है कि MMLP जो पार्क होते हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसके जो नेम है उसी से हमें मालूम हो जाना चाहिए कि MMLP में का मतलब है मल्टी मॉडल, मतलब काफ़ी सारे जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कि रेल है, रोड है, आपका इनलैंड वाटरवे है, आपका सी रूट वाला वाटरवे है, इसके साथ पाइपलाइन है। इन जो आपके मॉडल्स हैं ट्रांसपोर्टेशंस के, इनको यदि जोड़ दिया जाए तो आपका मल्टी मॉडल हो जाएगा, और जब ये लॉजिस्टिक के लिए यूज़ होगा तो लॉजिस्टिक कहलाएगा। और जब ये जगह, जब किसी पर्टिकुलर जगह पे ये सेंट्रलाइज जब हो जाता है कि यहाँ से अलग अलग कह सकते हैं कि मॉडल्स जब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के यूज होते हैं लॉजिस्टिक के लिए, तो ऐसी जो जगह है वो आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहलाते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए हैं नए सेटअप करने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री को MMLP डेवलप करने के लिए बताए हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसको अप्रूव किया है MMLP डेवलप करने के लिए। अब इसके यदि फ्रेमवर्क की बात करें इफेक्टिव MMLP की, तो इसमें है लार्ज स्केल फ्रेट से डील हम कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस में प्रोवाइड होते हैं, जिसमें वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल सर्विसेज, जैसे कि वेयर हाउसिंग सर्विसेज मिल जाती है, कस्टम क्लियरेंसेज मिल जाता है, टर्मिनल वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होता है कि जैसे मैंने आपको बताया रेल, रोड, और स्पेशली आपका जो आपका इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे यूज हो जाता है। और इसके अलावा आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है, जिसे बोलते हैं VAS, जैसे कि पैकेजिंग की, लेबलिंग की, अदर सर्विसेज जो है, ऐसे प्रोविजन वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अदर फ्रेमवर्क की बात करें तो वहाँ पे फ्रेट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जैसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन यदि MMLP होता है तो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारे आपके MMLP के इफेक्टिवनेस के लिए जो फ्रेमवर्क जो बनाए जाते हैं उसमें ये सारे टूल्स देखे जाते हैं, वहाँ पे उनको ध्यान में रखा जाता है, तब वो चीज़ें वहाँ पे डेवलप की जाती है। अब MMLP आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक इंटर मॉडल फ्रेट हैंडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ होता है। इस तरह से ये मॉडल बनाए जाते हैं कि इसमें सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, जैसे आपको बताया मैंने, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, ये वेयर हाउस है, और आपका कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ है, फ्रेट और कंटेनर टर्मिनल है, बुल्क कार्गो टर्मिनल से, या काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसे बोलते हैं PM गति शक्ति जो प्लान है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे PPP मॉडल पे। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि PPP मॉडल जो है, ट्रिपल P मॉडल जिसे बोलते हैं, PPP मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसके थ्रू ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे MMLP मॉडल डेवलप करने के लिए। 2015 में MMLP को प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और आपका हाईवेज है, जिसे मॉर्थ बोलते हैं, अंडर लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, जिसे लीप LEEP से नाम से आप याद रख सकते हैं। लीप प्रोग्राम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सेटअप किया था ऐसा प्रोजेक्ट 2015 में। अब वो अभी तक चल रहे हैं। तो इनका सिग्निफिकेंस आपको मालूम होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एक तो घट जाएगा, दूसरा आपका वेयर हाउसिंग की जो कॉस्ट है वो घट जाएगी, इससे आपका और भी चीज़ें में हेल्प मिलेगा। और एक आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% है। मतलब कोई चीज़ 100 रुपये में यदि उसका कॉस्ट प्राइस बनता है तो उसका 100 रुपये का 14 रुपीज़ उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है, जो कि अदर कंट्रीज जैसे चाइना में 9%, चाइना में 11% के आसपास है, और US में वो 8 से 9% के बीच में है। ये सारी चीज़ें हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग जो है उसमें भी हेल्प मिलेगा, जिसमें रीजनल आपके लॉजिस्टिक पार्क है वो हेल्प कर सकते हैं एंड टू एंड विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए।
कोलैबोरेशन, एजिलिटी, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टूल्स अवेलेबल हो सकते हैं। और अभी कंपनीज जो है अनेबल है मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्रीज को, जो एमएमएलपी डेवलप करने पे वहाँ पे हेल्प मिल सकती है। और इसके अलावा अचीव करने में ग्रेटर एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हेल्प मिल जाती है एमएमएलपी डेवलप होने के बाद में। और इसके साथ में प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है एसेट्स का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि हमारे पास में पहली बात रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी है नहीं है तब तो हमें परचेज करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। यदि अवेलेबिलिटी है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है रिसोर्स को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा पॉपुलेशन आपका जो पॉल्यूशन रिडक्शन करने में हेल्प मिलेगी, और अदर बेनिफिट में इसका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, और एक्सपेंशन जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का, उनके एक्सपेंशन में और उनके डेवलपमेंट में भी इससे मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, और चैलेंजेस को देखो उससे पहले हम ये देख लें किस ये एक हब एंड स्पोक मॉडल है, आपने पहले भी इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वो उसमें देख लीजिए कि अभी तो 35 प्रोजेक्ट जो है वो एमएमएलपी के थ्रू डेवलप किए जाने हैं। इंडिया प्लान कर रहा है 35 मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो आपकी अप्रूव करती है किसी भी प्रोजेक्ट को, कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स पे, अप्रूव करती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना मनी एलोकेट होना है, तो उसका अप्रूवल का काम होता है इसका। तो इसने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट NHLML, ये फुली ऑन जो कंपनी है, टोटल आपका एसपीवी कंपनी है NHAI के अंडर, वो नोडल एजेंसी है 35 MMLPs को रन करने के लिए, उनको बनाने के लिए। अब जो MMLP है ये सब PPP मॉडल में बनाए जाएंगे, और इनका जो मेन मॉडल है वो DBFOT होगा। DBFOT का मतलब है आपका डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और आपका ट्रांसफर। तो ये आपका, आपने रोड डेवलपमेंट में आपने मॉडल्स पढ़े होंगे, बॉट मॉडल था, BOT बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफर था, ये BOT मॉडल था, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर था, BWT। एक है आपका DBFOT, ठीक है, इसमें आपका है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस है, ऑपरेटर आपका ट्रांसफर, ये मॉडल चलते हैं। फिर आपका बॉट मॉडल में आपके टोल मॉडल चलता है। इसके अलावा आपका एन्युटी मॉडल चलता है, जो मतलब साल भर की किस्त कंपनी को प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल भी चलता है। तो ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं आपको बस इनको रिकॉल करवा देता हूँ। तो अभी ये जो मॉडल 35 MLP जो डेवलप किए जाएंगे, रन किए जाएंगे, ये DBFOT मॉडल के ऊपर, मोड के ऊपर वर्क करेंगे। कितना हैंडल करेगा कार्गो वगैरह, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितने एरिया का इनका एक्वायर किया जाएगा, एक्विजिशन किया जाएगा, वो भी जरूरत नहीं है आपको। ये मॉडल जरूर होना चाहिए कि हब एंड स्पोक मॉडल पे ये चीज़ वर्क करेगी। हब एंड स्पोक मॉडल इस तरह से होता है कि MMLP इधर होगा, एक दूसरा दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क है जैसे ही, वहाँ पे वर्क करेगा। अब यहाँ से अलग अलग लोकेशंस के लिए यहाँ पे सर्विसेज होंगी, और इसके बीच में आपका जो एक MMLP से दूसरे जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अलग जैसे पूरा रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कोई चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर अलग से या तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है, या रोड ही है, या फिर आपका रेलवे है, इसके थ्रू दूसरे MMLP तक पहुंचा जाएगा। फिर वहाँ से जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो वहाँ पे उसके जो वेयर हाउसेज है आगे वहाँ तक पहुँचा जाएंगे। ये आपका हब एंड स्पोक मॉडल कहलाएगा। तो ये इसमें वर्केबल होगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस ये है कि हमारे पास में मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो है स्क्यूड है, मतलब वो मिक्स है, एक ही तरह का ट्रांसपोर्टेशन सब जगह यूज नहीं होता है। अब वो सब जगह यूज नहीं होता, तो वहाँ पे आपका जो इंटर ऑपरेबिलिटी जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, वो वहाँ पे मायने ज़्यादा रखती है। 60% फ्रेट जो है वो रोड के थ्रू मूव करता है, और कहीं कहीं पे 69% भी लिखा हुआ है कि 69% जो आपका फ्रेट है वो रोड के थ्रू इंडियन टेरिटरी के अंदर मूव करता है, और 90% आपके जो पैसेंजर है वो रोड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ये चीज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, डेवलप्ड इकोनॉमी से ज़्यादा है इंडिया में। कोस्टल मूवमेंट जो है, इनलैंड वाटर है, वो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, मतलब बहुत ही कम लेवल पे है। रेल ट्रांसपोर्टेशन मार्जिनल है, 45% चीपर है पर टन पर किलोमीटर। रोड पे जितना कॉस्ट होता है उसका 45% चीपर है रेल ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो फिर भी यूज़ कम किया जाता है। इसके अलावा आपकी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी जो प्रोसीजर है, उनकी पैकिंग है, लोडिंग है, लॉजिस्टिक है, वेयर हाउसिंग है, उसमें काफ़ी सारे और कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा इनकी अप्रूवल जो है, इनकी अप्रूवल की जो प्रोसीजर है, उसमें भी काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलते हैं। लैंड अवेलेबिलिटी की भी परेशानियाँ रहती हैं। अंडर डेवलपमेंट है मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये आपने पहले देखा, वेयर हाउसिंग वगैरह है, ये इनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। स्मॉल होते हैं, प्राइवेट होते हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड वेयर हाउसेज होते हैं अभी प्रेजेंट में। यदि ये MMLP डेवलप हो जाएगा तो गवर्नमेंट के थ्रू भी वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा सर्विस मॉडल जो है वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का मतलब ये है कि यदि इफिशियंसी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी तो
compete करना मार्केट में वो टफ हो जाता है। और फैक्टर एडवांटेज जो है लो वेजेस का, जो हायरिंग पुअर स्किल पर्सनल जो होते हैं, जिस मतलब हमें पुअरली स्किल्ड जो लोग हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इफिशियंसी वहाँ पे पहले कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और फिर से हम यदि पुअर स्किल पर्सनल को यदि हायर करेंगे तो फिर से उसकी आगे भी इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज़ ही रहेगी। तो जो सर्विसेज है, सर्विस का जो प्रोवाइड जो की जाएंगी उनकी इफिशियंसी घट जाएगी, क्योंकि जो स्किल्ड पर्सन थे वो भी पुअरली स्किल्ड थे, इस वजह से तो हैम्पर हो जाएगी सर्विस क्वालिटी। आगे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? तो इंप्रूवमेंट आपका ये है, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करो, शेयर जो है रेल ट्रांसपोर्टेशन को उसको बढ़ाओ। इसके अलावा ट्रक यूज जो है उसको ऑप्टिमाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्यूल इफिशिएंट जो व्हीकल्स है, और इसके लिए आपका BS6 मॉडल जो लगाया गया है व्हीकल्स में, इसको प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्टरनेट फ्यूल है, जैसे बायोफ्यूल है, सोलर एनर्जी है, ऐसी सारी चीज़ों से यदि व्हीकल्स चल पाए तो उनको प्रमोट किया जाए, वो बेहतर रहेगा कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में। और जो गैप है अभी ट्रंक और मॉडल आपका मल्टी मॉडल इंटरलिंकेज में, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उन गैप्स को फिल किया जाए, ब्रिज किया जाए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिंगल विंडो अप्रूवल होना चाहिए ताकि सेंट्रलाइज आपके MMLP अप्रूवल हो सके, और MMLP आगे भी और डेवलप हो सके, जिससे आपका प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस है वो अवेलेबल हो सके, फैसिलिटेट हो सके। और भी 2 पॉइंट इसमें और है कि आइडेंटिफाई करना लोकेशंस को, ताकि यदि हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे लोकेशंस को पार्क की, तो लैंड अवेलेबिलिटी वहाँ पे ईजी हो सकती है। ईजी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा MMLP डेवलप करने में। इसके अलावा हमारे पास में डिजिटल सॉल्यूशंस होने चाहिए, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। और उसके साथ में हमें कटिंग एज जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मैनेजमेंट डिलीवरी के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है MMLP के इफिशिएंटली वर्क करने में। तो ये 4 चीज़ें कि कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, फैसिलिटेट हो, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का, सिंगल विंडो अप्रूवल हो, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके लोकेशंस का। इसके अलावा डिजिटल सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड है यदि MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को रियल सेंस में उनको यदि सिग्निफिकेंट बनाना है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में और गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, उनकी डिलीवरी में। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इकॉनमी हमारा इन्वायरमेंट आपका इकोनॉमी सेक्शन का जो ये सेक्शन है नवंबर मंथ का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके दिसंबर मंथ के डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है शॉर्ट न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, MPC है। इसके अलावा और टॉपिक है जैसे कि आपका इशू विद ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स है। तो ये आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, आप इनको PT 365 आएगी तो वहाँ पे ये सब चीज़ आपको देखने की मिलेंगी। कोई इंपॉर्टेंट होगा तो जैसे मैंने पॉलिटी का वीडियो बनाया था वहाँ से आपने कवर किया था, वहाँ से उसको कर सकते हैं। टॉपिक में बता दूं आपको कौन कौन से हैं। इसके अलावा ये है स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग का अलग से मई या जून में मैगजीन आएगा, तो वहाँ पे आप उसको देख लेंगे नीति आयोग ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2, तो ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, इसको भी आप देख लें और बाद में आपको मालूम चल जाएगा। मार्क पोर्टल जरूरी है, ये DPIIT जो है उसने इसको स्टार्ट किया है, इनवाइट किया है स्टार्टअप एप्लीकेशंस को फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन मार्ग। मार्ग है आपका मेंटोरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिजिलियंस एंड ग्रोथ पोर्टल। ये फैसिलिटी करेगा आपको मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स, जो आपका फंक्शंस, स्टेज, ज्योग्राफीज और बैकग्राउंड जो है उनको यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा मेंटरशिप उन चीज़ों में। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ये सब आप देख लें। मार्क पोर्टल आपको पता चल गया होगा DPIIT ने बनाया है, तो इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए, इंटर ट्रेड के प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया है। तो आप बस इतना याद रखें, मार्क से कंफ्यूज नहीं हो कि MORथ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको बनाया होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है बस। फ्रेमवर्क जो बनाया गया अभी चेक करने के लिए फेक रिव्यूज़ को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो एक स्टैंडर्ड है 19,000 2022, तो ये BIS ने बनाया है। क्या काम है इसका कि जो फेक और डिसेप्टिव रिव्यूज़ जो है कंपनीज के प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, उसको कर्ब करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया है। नाम बस याद रखना है 19,000 रेशियो 2022, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा है ड्राफ्ट स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान स्नैप 22 है, ये भी BIS ने रिलीज किया है। और ये सेट ऑफ एक्शंस है ताकि मैंडेट जो फॉलो हो सके नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी का। और इसके अलावा एक ये यही न्यूज़ है, काफ़ी लंबी है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ आपने पहले पढ़ रखी है तो बार बार उस पर ISI, एग मार्क, FPO मार्क, BIS हॉल मार्क, ये सब चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। नहीं आती है तो मैं इसको यहाँ से स्क्रीन शॉट लेके आपको चैनल पे शेयर कर दूंगा, सीताराम IAS ऑफिशियल चैनल पे, तो वहाँ से आप इसको देख लें। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, प्रीलिम्स का फोकस आपको करना है, टेस्ट सीरीज जरूर लगा लें। लास्ट टॉपिक कुछ ऐसे हैं कि इसमें है गुड्स ट्रेड बैरोमीटर। ये WTO ने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर बनाया है स्लो करने के लिए ट्रेड ग्रोथ को इन द रेस्ट ऑफ 2022 एंड 2023।
इसने हिंट किया, मतलब गुड ट्रेड बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर आपको मालूम है कि एयर की डायरेक्शन से रिलेटेड है शायद ये बैरोमीटर, ठीक है। तो इसने ट्रेड की स्पीड क्या है, ट्रेड क्या स्लो है ग्रोथ या फास्ट है, उसके लिए गुड्स ट्रेड बैरोमीटर है ये, बट WTO से लिंक्ड है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर इंडेक्स भी आती है। एक अगला है आपका स्टेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022, ये आपकी रिलीज की है, FAO ने, UNS ने कहा है। इंडिया के बारे में यदि कोई चीज़ है तो आप देख लें। एग्रीकल्चर ऑटोमेशन पे बेनिफिट के इस पे फोकस किया गया है, चैलेंजेस इसमें बताए हैं। एक पॉइंट आपका इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, जिसको बोलते हैं इनको NCO EGPS, तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। MOPSW ने एम है इसका डेवलप करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और अल्टरनेट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रोड मैप, ताकि आपका ग्रीन शिपिंग को यूज़ किया जा सके, यूटिलाइज किया सके, और आपका कार्बन यूटिलिटी को फोस्टर किया जा सके सर्कुलर इकोनॉमी के लिए शिपिंग सेक्टर में इंडिया के। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग क्या है, तो ग्रीन शिपिंग आपकी जब होती है, जो पीपल और जो गुड्स है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू शिप्स यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज एंड एनर्जी, जितना कम से कम पॉसिबल हो सके, जिससे आपका प्रोटेक्ट होगा एनवायरनमेंट और पॉल्यूटेंट उसके कम होंगे। तो इससे ग्रीन शिपिंग का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो कार्बन इमिशन है, तो कार्बन इमिशन मिनिमम है, उसे बोलेंगे ग्रीन शिपिंग। और इसके अलावा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है इसके, मेक इन इंडिया को एम्पावर करेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करेगा, ये सब आपको मालूम है ही पहले से, और इसको आप देख लें यदि जरूरत लगे तो आपको। और ये टॉपिक है लास्ट आपका, स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर लॉन्च्ड, तो ये आपका स्कीम है एग्रीगेट पावर को प्रोक्योरमेंट के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको लॉन्च करेगी, आपको मालूम होना चाहिए कितना है इसकी। 5 साल के लिए 45 मेगावाट यूज़ करना है अंडर शक्ति। शक्ति जरूर याद रखिए, जो आपकी शक्ति आपकी जो स्कीम है, ये आपका स्कीम है फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। तो शक्ति आपको मैंने कोल रिसोर्सेज इन इंडिया वाली जो कोल ड्राफ्ट कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी का एक वीडियो बताया था, उसमें ये जो शक्ति स्कीम है इसके बारे में डिस्कस वहाँ पे किया था। बस शक्ति स्कीम का मालूम होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रोक्योरमेंट के लिए एग्रीगेट पावर का स्कीम लॉन्च की है, तो ये आपको इतना सा मालूम होना चाहिए। यहाँ पे PFC जो है कंसल्टिंग लिमिटेड आपकी है कंपनी, जो नोडल एजेंसी रहेगी स्कीम के लिए। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए था, ज़्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। PT 365 आएगी, वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना। PYQ लगाइए, और PYQ आप देख लीजिए 2013 के बाद की PYQ, तो अच्छे से देख लीजिए। उस बेस पे आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बनने लायक है, तो वहाँ पे उसको आप प्रैक्टिस कर लें। कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा लें, टेस्ट सीरीज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, करंट अफेयर आपने पढ़ा है वो काफ़ी है। और टेस्ट सीरीज जो लगाते हैं कोचिंग के, वहाँ से आप स्टैटिक जो क्वेश्चन है उनको थोड़े से तैयार कर लें, ताकि आपके टॉपिक्स है क्लियर हो सके। आपको 50% कट ऑफ में आना है प्रीलिम्स में, ये आपका मेन टारगेट होना चाहिए। 50% मतलब 100 में से 50 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सही होने चाहिए, ये आपका अटमोस्ट प्रायोरिटी पे चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के टॉपिक्स को, और जो मैगजीन्स में मैंने जो आपका, मैं आपको बता दूं, छोड़े हैं टॉपिक मैंने, सोसाइटी सोशल इश्यूज मैंने छोड़ दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी को मैंने छोड़ दिया है, इसके अलावा IR वगैरह करवा दिया मैंने। कुछ चीज़ें और छोड़ी है, जैसे कि एथिक्स है, एथिक्स को मैंने छोड़ा नहीं है, 2-3 मंथ की तो मैंने करवा दिया, बाकी एक एक केस स्टडी आती है उसके बीच बीच में देखा है। और मैंने फ्राइडे का डे जो है अलोकेट किया था कि हम जो एथिक्स है उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस फ्राइडे को नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे उसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर एक वीडियो में बना के एक्स्ट्रा उसको यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा। और सोशल इंटरनल सिक्योरिटी मैंने छोड़ दिया था। साइंस टेक है, ये भी मैंने छोड़ दिया था। साइंस टेक को हम मार्च के आसपास कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट सितंबर से, सितंबर 2022 से। इसमें हम इंक्लूड करेंगे आपका डाउन टू अर्थ है, इस मैगजीन को करेंगे, योजना को भी कवर कर लेंगे, कुरुक्षेत्र को भी कवर कर लेंगे, ये सब मैगजीन इसमें से कवर कर लेंगे। साइंस टेक में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर वहाँ से इन्वायरमेंट और साइंस टेक जो है, इन 3 मैगजीन से हम कवर कर लेंगे। प्रीलिम्स पे बराबर से फोकस करेंगे तो प्रीलिम्स अपना क्लियर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों में इसको शेयर करें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें क्वेश्चंस को, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके स्टडी में।